Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट जो कि क्लास 12th बायोलॉजी का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है, या फ्लावरिंग प्लांट। बेसिकली ये फ्लावरिंग प्लांट की बेसिस पे बात हमने की है कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आगे की जो बातें थी वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये पिछले 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है यानी मेल गैमेट्स हैं, ये फीमेल तक पहुंचते कैसे हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे एबायोटिक और बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। तो अगर हम स्टार्ट करें अपना चैप्टर, तो हमने कल चैप्टर एंडिंग के टाइम आपको एक बेसिकली बताया था कि जब भी पॉलिनेशन होगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स के पास उनका खुद का हाथ पैर तो होता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, उनको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप ही सोचो, आपको किसी नई जगह जाना है, उस एरिया के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है कि वो कहाँ, किसी प्लेस पे, कौन सी जगह, कौन सी लोकेशन पे है, आप कैसे ट्रैवल करोगे। यही हाल हमारे प्लांट के भी साथ होता है कि इनको तो वैसे भी हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम, हमारे पास तो कॉमन सेंस नाम की चीज़ है, इनके पास क्या है, कुछ भी नहीं। तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ये क्या, कैसे जाएंगे। बेसिकली जो खुद जाएगा ये इनको भी साथ में अपने साथ लेके जाएगा। मतलब क्या है कि हवा एक से दूसरी जगह फ्लो करे रहेगी, कभी भी हवा सेटल डाउन तो होती नहीं है, तो ये क्या करेगी, पॉलन ग्रेन्स को अपने थ्रू उड़ा के लेके जाती। या वाटर की अगर हम बात करें, पानी भी एक से दूसरी जगह फ्लो करता रहता है, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, अपने साथ पॉलन ग्रेन्स को आगे की तरफ फ्लो कराता रहेगा। इसके अलावा बायोटिक की अगर बात करें तो बीज हो गई, एनिमल्स हो गए, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, उनकी बेसिस पे पॉलिनेशन होता है। आज हम उन्हीं टर्म्स की बात करेंगे जिनमें हमारा पहला टॉपिक है एनिमोफिली। नाम में कंफ्यूजन नहीं, एनिमो वर्ड कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा है एनिमल से, लेकिन यहाँ एनिमल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस कंफ्यूजन में कभी मत रहना कि यहाँ पे एनिमो का मतलब एनिमल से है, नहीं। एनिमोफिली का मतलब होता है विंड पॉलिनेटिंग एजेंट। जो भी पॉलिनेशन विंड से होता है उसे हम कहते हैं एनिमोफिली। बेसिकली क्या होता है, अब आप ही सोचो, कोई चीज अगर हवा में उड़ रही है तो उसके अंदर क्या चीज खासियत होनी चाहिए। कोई भी चीज हवा में कब उड़ेगी, ईंटें पत्थर हवा में उड़ते रहते हैं, नहीं। पहली चीज लाइट वेटेड होने चाहिए, हल्के, मतलब बहुत हल्के होने चाहिए ताकि वो आराम से हवा में फ्लो कर सके। दूसरा, क्या अगर उनके पास विंग्स ना हो तो वो हवा में, विंग्स का मतलब सिर्फ पंख नहीं, पंख जैसा स्ट्रक्चर जो उन्हें हवा में स्टेडिटी दे, तो बेसिकली वो चीज़ होना ज़रूरी है। वही हाल है। और दूसरी चीज़, अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें, आप ये सोचो कि अगर पॉलन ग्रेन विंड से पॉलिनेशन कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, क्या उनका नेचर जो हो वो स्टिकी नेचर हो, गमी नेचर हो, नहीं। अगर ऐसा हुआ तो वो एक जगह अगर चिपक गए, गिर गए और चिपक गए, तो वो कभी आगे की तरफ ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली यही हो रहा है। पहली चीज़ तो उनका वेट लाइट होना चाहिए, दूसरी चीज़ उनके पास विंग लाइक या फिदर लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और तीसरी चीज़ पॉलन ग्रेन्स का जो नेचर है वो नॉन स्टिकी होना चाहिए। अब जो आगे की चीज़ है, मान लो आपका ये क्या है, ये एक स्टिग्मा है, ठीक है। बेसिकली ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और यहाँ पे हमारा ओव्यूल है। अब अगर पॉलन ग्रेन्स को इन पे आना है हवा के साथ, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आने की। कोई एक पॉलन ग्रेन से काम इनका हो जाएगा, बाई चांस की बात है ना, कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, बिल्कुल 0%। क्यों? क्योंकि वो एक पॉलन ग्रेन हवा के साथ कहाँ जाके गिरे, किस पे जाके गिरे, कोई उसका मतलब नहीं है। इसलिए जो पॉलन ग्रेन की ओव्यूल के कंपैरिजन में अगर उनके नंबर्स को देखा जाए तो काफ़ी एनॉर्मस नंबर में रिलीज होते हैं। मतलब अगर एक ओव्यूल है तो भी पॉलन ग्रेन कम से कम 1.5-2 लाख के अप्रॉक्स प्रोड्यूस होने चाहिए ताकि आराम से पॉलिनेशन हो पाए। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो फ्लावर है वो वेल एक्सपोज होना चाहिए। ये नहीं कि अंदर छुपा हुआ बैठा रहे, फिर वो हवा के साथ क्या रहेगा, उड़ता ही रहेगा, उसको कहीं स्टिग्मा मिलेगा ही नहीं कि वो सेटल डाउन हो पाए, उड़ता ही रहेगा। इसलिए उनका ज़रूरी क्या है कि फ्लावर की जो स्टिग्मा है, पिस्टिल की जो स्टिग्मा है, वो वेल एक्सपोज होनी चाहिए कि आसानी से अगर पॉलन ग्रेन आ रहा है तो तुरंत का तुरंत उस पर सेटल डाउन हो जाए। पॉलिनेटिंग एजेंट इज विंड, यही हमारा कहलाता है क्या, एनिमोफिली। दूसरा है प्लांट प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ
ओव्यूल्स, अभी हमने बोला अगर ओव्यूल्स एक है तब भी पॉलन ग्रेन को एनॉर्मस अमाउंट में होना चाहिए। और कंपनसेट द अनसर्टेनिटी, वही चीज़ कि बेसिकली अनसर्टेनिटीज़ को अवॉइड करने के लिए, चांसेस को कम से कम रखने के लिए कि पॉलिनेशन ना हो। ठीक, दूसरा क्या है, फ्लावर विल वेल एक्सपोज होना चाहिए स्टेमन। ठीक, दूसरा क्या है, लार्ज फेदरी स्टिग्मा, पहले ही बताया कि फेदरी स्टिग्मा होना कंपल्सरी है, नहीं तो वो विंड में फ्लो कैसे कर पाएगा। ठीक, मोस्ट विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर कंटेन सिंगल ओव्यूल in one ovary and number of flowers packed into the inflorescence, example corn cob। ये हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि कॉर्न कॉब किससे पॉलिनेशन शो करता है, तो एनिमोफिली या विंड पॉलिनेशन करता है। ठीक है, मतलब क्या है इनका कि इनके जो फ्लावर्स है ये बंचेस में होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, कोई एक फ्लावर नहीं होता, पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, ताकि नंबर ऑफ ओव्यूल एक ही हो लेकिन पॉलिनेशन की कैपेसिटी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट है हमारा पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, वही चीज़ है कि पॉलन ग्रेन का नेचर कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी। ये नहीं कि वो जहाँ गिरे वहीं चिपक जाए, अगर कहीं गलत जगह वो गिर भी जा रहा है तो वो क्या करे, उसका अगर स्टिकी नेचर रहा तो क्या होगा, वहीं का वहीं चिपक गया। लेकिन अगर नॉन स्टिकी नेचर का हुआ तो आगे की तरफ वो उड़ के वापस से जा सकता है। इसलिए पॉलन ग्रेन का वेट और उनका जो नेचर होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए पहले तो, और दूसरी चीज़ उनका जो नेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन स्टिकी, स्टिकी नेचर का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हम जो जानेंगे वो ये है, आप बेसिकली ये एग्जाम्पल देखो। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा विंड अगर चल रही है तो कैसे पॉलन ग्रेन उड़ के जा रहे हैं। ये वेदर फेदरी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, आप ये स्ट्रक्चर देख लो। अच्छा, आपने गर्मियों के सीज़न में देखा भी होगा आपके घर में वो कुछ ऐसे वाले स्ट्रक्चर जो मदार के पेड़ से आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे उनका स्ट्रक्चर होता है। बीच में उनकी एक सीट प्रेजेंट होती है। ठीक है, या पॉलन ग्रेन प्रेजेंट। अब बेसिकली ये जहाँ पे फर्टिलाइज कंडीशन इनको मिल गई इनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, वो वहीं पे क्या होंगे, जर्मिनेशन शो कर देंगे। देखा होगा अलग अलग जगह उसको अलग अलग, जब हम लोग छोटे थे तो क्या घर पे सुनते थे या बच्चे चढ़ाते थे भूत आ गया भूत, उसको अलग अलग नाम से देते हैं। बेसिकली हो सकता है कि वो वाइटिश कलर का होता हो, हर जगह उड़ के तैरता रहता था इसलिए ऐसा बोला जाता है, बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो आपने देखा भी होगा जब रिलीज़ होता है, बेसिकली वो बस्ट होता है और उसमें से कई सारे अमाउंट में वो सारे चीज़ कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है उनका। ठीक है, तो वो भी कैसे विंड पॉलिनेशन शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब वाटर। वाटर में क्या हो रहा है, वाटर से अगर पॉलिनेशन होना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर विंड से पॉलिनेशन होना है तो क्या उनकी शकल सूरत अच्छी होनी चाहिए। शकल सूरत से मतलब क्या है, ये नहीं कि गोरे और काले से मतलब है। शकल सूरत से मतलब ये है कि क्या उनके अंदर ब्राइटनेस होना चाहिए या उनके अंदर कोई स्मेल आना चाहिए। स्मेल में अच्छी और बुरी खुशबू दोनों है, प्लांट को नहीं मतलब है, प्लांट को स्मेल से मतलब है, इंसानों को मतलब रहता है अच्छी खुशबू और बुरी खुशबू से, प्लांट को नहीं। तो बेसिकली क्या विंड पॉलिनेशन होने के लिए ऐसा ज़रूरी है, नहीं। क्यों, क्योंकि विंड तो एबायोटिक कंपोनेंट है ना, उन्हें क्या पता कैसा स्मेल कर रहा है या कैसा उसका कलर है, उसके पास आँख थोड़ी है कि वो देख पा रहा है। ठीक, अब वही चीज़ है हाइड्रोफिलिक में। हाइड्रोफिलिक में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन किससे होगा, विंड से, और सॉरी वाटर से। वाटर में क्या होगा, अब वाटर से अगर किसी भी चीज़ को पॉलिनेशन करना है तो उनकी खासियत क्या होनी चाहिए, पहले तो वो प्लांट पानी में ही आसपास होने चाहिए, तभी तो वाटर तो हर जगह फ्लो करके जाएगा नहीं कि नहीं आओ हम तुमको पॉलिनेशन कराएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यानी प्लांट को क्या होना ज़रूरी है, प्लांट को वाटर के आसपास या वाटर में होना ज़रूरी है। अब वाटर में से एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आने वाला है। वाटर लिली नाम आपने सुना है और वाटर हयांथ, ये दोनों ही वाटर में होने वाले प्लांट हैं, लेकिन यानी एक्वेटिक प्लांट है, बट केस ये है कि ये दोनों के दोनों ही वाटर से पॉलिनेशन नहीं शो करते। एनसीईआरटी की ये लाइन को आप 100 स्टार 20 स्टार 5 स्टार जो भी बनाना बना लो, बस इम्पॉर्टेंट है इतना याद रखना है कि हर वाटर में या हर एक्वेटिक प्लांट ये ज़रूरी नहीं है कि वाटर से ही पॉलिनेशन करे। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इसलिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट है।
Pollination by water. This type of pollination is very rare, about 30 genera, mostly monocot. ठीक है, बहुत कम होता है वाटर से पॉलिनेशन, क्योंकि हर प्लांट वाटर में तो ग्रो करते नहीं है, पहली चीज़। इसलिए अबाउट सिर्फ और सिर्फ कितने जेनरा, 30, और उनमें से भी ज़्यादातर क्या है, मोनोकॉट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर दिया है यहाँ पे, 30 जेनरा, और उनमें से भी मोस्ट कॉमन कौन है, मोनोकॉट प्लांट्स। वेसिलनेरिया, हाइड्रिला एंड जूस्टेरा आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोफिली। ये तीनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट हाइड्रोफिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं हाइड्रोफिली है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट में पॉलिनेशन, प्लांट अगर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और वो उनकी अगर स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन वाटर के लेवल से ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, तो बेसिकली वहाँ पे पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, आप एग्जाम्पल से समझो। मान लो ये वाटर है, ठीक है, इनके यहाँ पे स्टिग्मा है और पॉलन ग्रेन कहीं यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं या पानी में फ्लो कर रहे हैं, चलो ठीक है, हम पानी में ही बना दे रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। क्या पॉसिबल है कि यहाँ से उड़ के यहाँ चले जाए? पानी में लहर तो अब बेसिकली समुद्र तो होता नहीं है हर पानी कि वो एक लहर की उछाल में जाके वो स्टिग्मा पे चिपक जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि हर एक्वेटिक प्लांट ज़रूरी नहीं है कि वाटर से ही पॉलिनेशन शो करे। Pollen grains are released on the surface, ये याद रखना है, surface of water and carried to the stigma by air current as in Vacillinaria, ठीक है। वो वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट होता है और एयर करंट के साथ उनके स्टिग्मा पे जाके। ये एग्जाम्पल किसका है, ये याद रखना, वेलिसनेरिया का एग्जाम्पल है। इनफैक्ट ये जो डायग्राम है ये भी उसी का है, ठीक है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे तब बताते हैं। इन सी ग्रास द फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब बिल्कुल अंदर की तरफ होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग, रिबन लाइक एंड कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। अब पैसिवली मतलब क्या है, आपने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी लगेगी। पैसिव का मतलब बिना एनर्जी के, मतलब वो साथ साथ बस चले जा रहे हैं। तो बेसिकली पैसिव में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ वाटर के ऊपर तैर रही है तो वो वाटर के फ्लो के साथ आगे बढ़ती रहेगी, उसमें उसको कोई एनर्जी की लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो वही हाल है। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। इंपॉर्टेंट है पहली चीज़ कि पॉलन से अगर वाटर से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या होना ज़रूरी है, ऐसी कवरिंग उनके ऊपर प्रेजेंट हो जिससे वो पानी से गीले ना हो, क्योंकि अगर वो गीले हो गए तो वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए उनको गीले से बचाने यानी भीगने से बचाने के लिए उनके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, जो किसकी होती है, म्यूसिलेज की कोटिंग होती है। 3 चीज़ें बेसिकली इसमें याद अभी क्या रखना है। पहला तो एग्जाम्पल, ठीक है, कितने जेनरा इसको शो करते हैं वाटर से पॉलिनेशन, सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 30 जेनरा, जिनमें भी मैक्सिमम क्या होते हैं, मोनोकॉट। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला और जूस्टेरा, ठीक है, VHZ। और जितने भी एक्वेटिक प्लांट है वो सारे के सारे वाटर पॉलिनेशन नहीं शो करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसके बाद पॉलन ग्रेन आर रिलीज इन द सरफेस, सरफेस पे रिलीज होना चाहिए, एंड सरफेस ऑफ द वाटर एंड कैरीड टू द स्टिग्मा बाय एयर करंट, जैसे एग्जाम्पल दिया है वेलिसनेरिया का। नेक्स्ट है सी ग्रासेस में जो फ्लावर होता है वो कहाँ होता है, सबमर्ज्ड। इन सब में क्या बनते हैं क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन आ गया। सी ग्रास में क्या होता है, किस टाइप का पॉलिनेशन होता है, तो वो उनके जो फ्लावर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सबमर्ज्ड। तो बेसिकली कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है, हाइड्रोफिली, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, भीगने से बचाने के लिए या गीले होने से बचाने के लिए उनके ऊपर एक कवरिंग होना मस्ट है, जिसकी कवरिंग कहलाती है क्या, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक है। ये एग्जाम्पल अगर आप देख पाओ तो ये क्या है, मेल फ्लावर। अब मेल फ्लावर से क्या रिलीज होगा, पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब ये अगर फीमेल फ्लावर है तो जब तक पॉलन ग्रेन इनके स्टिग्मा पे आके स्टिक नहीं करेगा तब तक पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाटर करंट के साथ क्या होगा, फ्लो करता रहेगा। जैसे जैसे हवा आगे बढ़ती रही, एयर करंट आगे बढ़ता गया, वाटर करंट हुआ, तो बेसिकली ये आगे की तरफ फ्लो। और जैसे इसको सुटेबल प्लेस मिला तुरंत का तुरंत क्या होगा, फर्टिलाइजेशन
स्टार्ट हो जाएगा। अब वाटर से भी क्या पॉलिनेशन होने के लिए उनकी शकल सूरत मायने रखने वाली है? नहीं, वाटर के पास भी आँख नाक कान कहाँ है? उनको क्या मतलब कि कैसे स्मेल कर रहा है, कैसा दिख रहा है? नहीं, तो बेसिकली उनके अंदर फिजिकली कोई अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है, पहले चीज़ म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़ और क्या खासियत होनी चाहिए कि पानी के साथ, एयर फ्लो के साथ या एयर करंट के साथ वो पैसिवली फ्लो कर सके, ठीक है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक, और मोस्ट एग्जाम्पल है इनका इम्पॉर्टेंट है इनका क्या? एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका एग्जाम्पल। ठीक, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट रेंज फ्रॉम एनिमल एंड, बेसिकली अब हम बात करेंगे बायोटिक एजेंट की। नॉन बायोटिक में या एबायोटिक कंपोनेंट में सिर्फ दो थे, एक विंड से पॉलिनेशन करने वाला और एक वाटर से, जिनके बेसिकली हमने एग्जाम्पल और इनके बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। विंड से पॉलिनेशन में आपके बुक में एक ही एग्जाम्पल दिया है, कॉर्नकॉब का, ठीक है। बायोटिक एजेंट यानी लिविंग एजेंट, उनसे पॉलिनेशन होने के लिए अब कोई भी लिविंग एजेंट है उसको मतलब है फिजिकल अपीयरेंस से, ठीक है, वो कैसा दिखता है, कैसे उसके अंदर से खुशबू आ रही है, ठीक है, अच्छी और बुरी नहीं, बस खुशबू आनी चाहिए, ये मतलब है। उसके मतलब स्ट्रक्चर में कलरफुल होना चाहिए, ठीक, ताकि आसानी से अट्रैक्ट हो पाए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पढ़ते हैं, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट। मैक्सिमम सिर्फ 30% जेनरा कहाँ थे? वाटर वाले में, वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट में, लेकिन मैक्सिमम जो है वो किससे पॉलिनेशन शो करते हैं? एनिमल्स से, ठीक है। अमंग एनिमल, अब उन एनिमल में भी कौन है? इंसेक्ट सबसे ज़्यादा, और इंसेक्ट में भी कौन सबसे डोमिनेंट है? बीज। मतलब क्या है? पहले तो चीज़ है एनिमल होना चाहिए, दूसरी चीज़ क्या है कि उन एनिमल में भी क्या होने चाहिए? इंसेक्ट, और तीसरी चीज़ इन इंसेक्ट में भी कौन मैक्सिमम है? बीज, ठीक है। आर द डोमिनेंट बायोटिक एजेंट फॉर द पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर। अब हम जो लिविंग हैं, हम क्या है? लालची हैं। लालची क्यों है? जहाँ तक मतलब नहीं समझ में आता वहाँ पे हम कोई काम ऐसे ऑब्वियस सी बात है, अपने छोटे भाई बहन को ही ले लो, उनसे कोई काम आपको कराना है, कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कोई ना कोई लालच देनी पड़ती है। अगर नहीं देनी पड़ती फिर तो आपके भाई बहन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही है कि अगर आपको उनसे कोई काम भी, छोटा सा छोटा काम भी कराना है, तो आपको उनको एक देना पड़ेगा, नहीं हम आपको ये देंगे फिर आप मेरा ये काम करो, होता है। तो बेसिकली यहाँ पे गिव एंड टेक वाली चीज़ यहाँ पे भी होती है। जब तक प्लांट से उनको कुछ हासिल नहीं होगा, वो भी प्लांट का पॉलिनेशन नहीं करने जा रहे हैं। अब वो हासिल क्या करते हैं? कभी कभी नेक्टर हासिल करते हैं प्लांट से, ठीक है। देखे होंगे शहद जो बन रही है, बीज जो बना रहे हैं शहद, वो शहद कहाँ से आ रहा है? नेक्टर ही है फ्लावर का। तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या है? गिव एंड टेक वाली चीज़, कि तुम मुझे दो तभी मैं तुम्हारा पॉलिनेशन कराऊंगा। इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर आर वेरी लार्ज। बड़े बड़े होने चाहिए, छोटू से नहीं होने चाहिए कि इंसेक्ट के बैठते ही वो फ्लावर खत्म हो जाए, थोड़े बड़े साइज के होने चाहिए। दूसरा, कलरफुल का होना, ताकि आसानी से अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। फ्रेगमेंट यानी कुछ ना कुछ स्मेल होनी चाहिए, और रिच इन नेक्टर। खाने के लिए बेसिकली हम इंडियंस का काम क्या है? सबसे पहले खाने पे टूटते हैं, होता है ऐसा। खाना टेस्टी है तो कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, तो वही हाल है, उनके अंदर भी नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। स्मॉल फ्लावर्स प्रेजेंट इन द क्लस्टर टू मेक देम कॉन्स्पिशियस, ठीक है, उनको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाता है। फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट फॉल ऑर्डर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो फ्लावर फ्लाइज या बीटल से पॉलिनेशन शो करते हैं, उनके अंदर की जो स्मेल है वो फॉल होती है, मतलब बहुत अच्छी खुशबू नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जिनकी स्मेल, आप रोज़ को ले लो, रोज़ की स्मेल तो बहुत अच्छी है, लिली की स्मेल बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जिनकी स्मेल आप यहाँ से अप्रॉक्स 2 मीटर 3 मीटर दूर भी रहोगे तो भी उनकी स्मेल आती है, और उनकी स्मेल इतनी ख़राब होती है कि आप वोमिट कर दो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जिनकी स्मेल हमेशा अच्छी नहीं होती है, लेकिन उनको पॉलिनेशन कराना और फ्लाइज और बिटल से मतलब नहीं है, बस स्मेल आनी चाहिए, ठीक।
नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोअर रिवॉर्ड्स फॉर इंसेक्ट। रिवॉर्ड का मतलब फायदा, ठीक है। नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स ये सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड है किसके लिए? इंसेक्ट्स के लिए। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग। बहुत सारे में क्या होता है कि फ्लावर जब बड़े साइज के होते हैं तो वो इंसेक्ट को हेल्प करते हैं ताकि वो उसमें अंडे दे सके। अब जब वो अंडे देते हैं तो बेसिकली क्या होता है, उनके जो विंग्स होते हैं या उनके जो लेग होते हैं छोटू छोटू से तो होते हैं और स्टिकी नेचर के थोड़े होते हैं उनके लेग, तो पॉलन जो होता है वो आसानी से उनके लेग पे स्टिक कर जाता है और फिर जब वो किसी दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो इनडायरेक्टली पॉलिनेशन हो जाता है। एग्जाम्पल है क्या? एमोरफिलस, जिनमें क्या होता है वो फ्लावर में क्या देते हैं, अपने एग को ले करते हैं और बदले में उनका पॉलिनेशन कराते हैं। इन स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड यक्का, इंपॉर्टेंट है। यक्का प्लांट क्या है, इनमें भी वही कंडीशन है। मॉथ जो होता है वो यक्का प्लांट के अंदर एग को ले करता है और बदले में मॉथ क्या करता है कि उनका पॉलिनेशन। यक्का प्लांट से फ़ायदा क्या लिया कि अपना एग को वहाँ पे ले किया, ठीक। अब बदले में वो उसको क्या रिवॉर्ड देगा कि वो उसको रिवॉर्ड ये देगा कि वो बेसिकली उनका पॉलिनेशन आसानी से करा सकता है। स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड यक्का प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल इन दोनों की एक दूसरे के बिना अधूरी है, पूरे के पूरे डिपेंड है एक दूसरे पे कि मॉथ आएगा वो एग ले करेगा तो ही मेरा पॉलिनेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। द डिपोजिट्स इट्स एग इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी एंड फ्लावर इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। वो क्या करता है, लॉक्यूल पढ़ा है पिछली क्लास में, लॉक्यूल कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी में, ठीक। तो वो बेसिकली ओवेरियन कैविटी भी लॉक्यूल को ही कहते हैं। तो उनमें वो क्या करता है, एग को ले करता है और बदले में इनडायरेक्टली मॉथ के थ्रू क्या हो जाता है, पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। मेनी इंसेक्ट्स मे कंज्यूम पॉलन और नेक्टर। अब क्या होता है, हर जगह चोर बैठे हुए हैं, ठीक है। कभी कभी आपके भाई बहन भी आपको धोखा देते हैं, सारी चीज़ें तो ले लेते हैं बदले में कोई काम नहीं करते, ठीक। तो यही हाल यहाँ पे भी है। कभी कभी कुछ ऐसी केसेस होते हैं जहाँ पे वो प्लांट से नेक्टर तो ले लिए लेकिन बदले में प्लांट का पॉलिनेशन नहीं कराते, तो उनको हम क्या कहते हैं, रॉबर्स, ठीक है। विदाउट ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन, उन्हें ही हम कहते हैं क्या, पॉलन या नेक्टर रॉबर, ठीक है, रॉबरी हो जाती है। तो बेसिकली ये कौन से प्लांट है जो कि नेक्टर वगैरह तो खा लिए, ठीक है, ले लिए उनसे जो लेना था, लेकिन बदले में पॉलन ग्रेन्स को क्या ट्रांसफर नहीं किए। ये बात थी हमारी क्या, बायोटिक एजेंट की। तो बेसिकली हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन या एनिमल से पॉलिनेशन होना है तो उनके अंदर क्या ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए, उनके अंदर नंबर 1 ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि उनके फ्लावर का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक। दूसरी क्या ज़रूरी चीज़ है, कलरफुल होने चाहिए। तीसरी क्या ज़रूरी चीज़ है, उनके अंदर से कोई ना कोई स्मेल आनी चाहिए, फ्रैगनेंटेड होने चाहिए। और चौथी ज़रूरी चीज़ क्या है कि नेक्टर से भरपूर होने चाहिए, ठीक। अब केस किसका था, पहला एग्जाम्पल एमोरफस का। एमोरफस में क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे वो अपने एग को फ्लावर के अंदर ले कर रहा है, बदले में क्या हो रहा है कि वो पॉलिनेशन करा रहा है, ठीक, इनडायरेक्टली वो पॉलिनेशन। और एग्जाम्पल किसका है, मॉथ और यक्का प्लांट का। मॉथ और यक्का प्लांट एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल उनकी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, इनकम्प्लीट है। क्या करते हैं, मॉथ अपने एग को ले करते हैं यक्का प्लांट में, उनके लॉक्यूल या ओवेरियन कैविटी में, और बदले में मॉथ क्या करते हैं, यक्का प्लांट के जो भी पॉलन ग्रेन्स है उनको एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। ये है एग्जाम्पल, ठीक है। आप इस डायग्राम से आसानी से समझ पा रहे हो। समझ में क्या आ रहा है इसमें कि जो अगर पॉलिनेशन होना है तो पहले वी को क्या करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा फ्लावर्स को और उनके पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना होगा। फिर जब ये उड़ते हुए कहाँ जाएगी, दूसरे फ्लावर पे, तो उनके जो विंग्स में या उनके लेग्स में जो भी पॉलन ग्रेन चिपके होंगे वो उस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक कर जाएंगे। अब इनडायरेक्टली क्या होगा, बी तो उड़ गई, ठीक है,
मधुमक्खी जो थी वो तोड़ के चली गई, लेकिन उसने क्या किया, पॉलिनेशन तो करा दिया, पोलन ग्रेन को तो ट्रांसफर कर दिया। अब आगे की चीज़ें किसके जिम्मेदारी है, फ्लावर की जिम्मेदारी है, ठीक है। पोलन ट्यूब रिलीज होगा, एग सेल, वो बेसिकली आगे की चीज़ है, वो हम आज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई कि कैसे कैसे स्टेप वाइज चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइस। अब क्या होता है, कभी कभी बार बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन के वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, मतलब वेरिएबिलिटी ना के बराबर हो जाती है चीज़ें। अगर सोचो आप सेम जीन्स में चीज़ें फ्लो कर रही हैं तो वेरिएशन कहाँ से आएगा, कुछ एक दूसरे में कुछ भी वेरिएशन आ रहा है, नहीं। तो इसी को हम कम करने के लिए यूज़ करते हैं किसका, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का। जानते हैं इनके बारे में, ये हैं क्या। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्मोफोराइड फ्लावर। मतलब क्या है, इनका मतलब है कि मेल और फीमेल एक ही में रहें, ठीक है। दोनों के अगर मेल और फीमेल दोनों एक ही में हैं तो चांसेस हैं कि बाहर से पॉलन ग्रेन आ पाए, नहीं, ठीक है। एंड अंडरगो ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कंटिन्यूअस ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो वेरिएबिलिटी नहीं आ पाती, जिसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू अवॉइड। अब ये चीज़ फ्लावर के अंदर खुद होता है, कुछ चीज़ें आर्टिफिशियल भी होती है बट कुछ चीज़ें फ्लावर के अंदर खुद भी होता है। वो बहुत सारे डिवाइस यूज़ करते हैं जिससे वो अवॉइड कर सके क्या, सेल्फ पॉलिनेशन को। बहुत सारे उनके अंदर ऐसी चीज़ जनरेट होती है जिससे वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सके। एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे सके। अब ये डिवाइसेस क्या काम करते हैं उनके बारे में जानते हैं। pollen released and stigma receptivity are non synchronized। सिन का मतलब हमने बताया था क्या, फ्यूज, ठीक है। कहाँ पढ़ा था, कमेंट में बताना आप लोग। अगर प्रीवियस लेक्चर देखे होगे तो ज़रूर पता होगा सिन का मतलब फ्यूज हमने कहाँ पढ़ा था, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, पॉलन जो रिलीज हो रहा है और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है, ठीक है, ये दोनों क्या होने चाहिए, मैच टाइमिंग पे नहीं होने चाहिए। अगर पॉलन कभी कभी या तो पहले रिलीज हो जाए या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए, लेकिन कभी भी सेम टाइम पे नहीं होना चाहिए। स्पेशल सेपरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा और एंथर के बीच एक सेपरेशन होना चाहिए ताकि दोनों में पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ना के बराबर हो सके। ऑब्वियस सी बात है, दो भाई हैं, ठीक है, अगर उनमें बहुत लड़ाई हो रही है तो बेसिकली उनका क्या ज़रूरत है, बीच से कोई दीवार आ जाए या दोनों अलग अलग हो जाए, ताकि जो लड़ाई है, जो फाइटिंग है, वो ना के बराबर हो बिल्कुल। कुछ टाइम के बाद अपने आप भाई भाई हैं, ठीक ठाक हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही चीज़ होता है कि अगर पॉलिनेशन के चांसेस हैं तो एंथर और स्टिग्मा के बीच कोई ना कोई वॉल होनी चाहिए। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेम पोजीशन पे रहें, यहाँ एंथर है, यहाँ स्टिग्मा, आसानी से पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर एंथर यहाँ है, स्टिग्मा यहाँ है, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से नहीं होता। और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अयोग्य, जो उनके लिए कंपैटिबल ना हो, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को क्या करें, अपोज कर सकें, रिजेक्ट कर दें, ठीक। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और लास्ट है हमारा क्या, एक फ्लावर में एक ही सेक्स होने चाहिए, या तो मेल या तो फीमेल, यूनिसेक्सुअल कंडीशन होनी चाहिए। अगर हर्माफ्रोडाइट हुए तो क्या होगा, चांसेस होंगे, ठीक। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट, पहला क्या है, इनके जो स्टिग्मा और एंथर है ये सिंक्रोनाइज मैनर में रिलीज होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए। दूसरा क्या है, इनके एंथर और स्टिग्मा के बीच कोई ना कोई सेपरेटिव वॉल होनी चाहिए। तीसरा क्या है, एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे होने चाहिए। चौथा क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबल होना ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए पहले से इनकम्पैटिबल हो जाए।
और पांचवा क्या है कि प्लांट के अंदर जो फ्लावर है वो कैसे होने चाहिए, यूनिसेक्सुअल होने चाहिए। बस ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है, नंबर वाइज आसानी से याद कर लोगे, एक बार ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपको आसानी से एकदम चीजें याद हो जाएंगी। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब मान लो आपके आम का पेड़ है, ठीक है, उसे कैसे पता चलेगा कि जो उसके पास पॉलन ग्रेन आया है वो आम का ही है, अमरूद का भी तो आ सकता है, लेकिन वो कैसे पहचानेगा कि नहीं ये मेरे स्पीसीज का ही पॉलन ग्रेन है। ये पहचानने का काम कौन करता है, पिस्टिल। अब ये पिस्टिल क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन आता है तो वो कुछ केमिकल सिक्रीट करता है कि नहीं नॉक नॉक करता है, बेसिकली वो कुछ केमिकल सिक्रेट करता है जिससे वो क्या होता है, पहचान जाता है कि नहीं ये जो स्पीसीज है ये हमारे स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है। तो वहां पे फिर क्या होता है, पॉलन ट्यूब रिलीज होता है, फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है। पढ़ते हैं ये है क्या, ऑल इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन, ठीक है, जितना भी इवेंट पॉलन डिपोजिशन के बाद स्टार्ट होगा, पॉलन ट्यूब क्या करेगा, एंटर करेगा ओव्यूल में और टुगेदर रेफर एज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन इंटरेक्शन का मतलब क्या है, मिलना। तो बेसिकली जब पॉलन ट्यूब बनेगा तो वो क्या होगा, एंटर करेगा कहाँ पे, ओव्यूल के अंदर, ठीक। और इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटीड द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। ऑब्वियस सी बात है, ना विंड के पास दिमाग है, ना वाटर के पास दिमाग है, ना ही इंसेक्ट को पता है कि हमको कहाँ कहाँ लेके जाना है। अब ये पहले से तो पता चल नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन उसी की स्पीसीज का जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो पहले ही अपने हाथ खड़े कर लेते हैं कि नहीं भैया हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम आप ही की स्पीसीज वालों को लेके आएंगे, हम तो सबको उठा के लेके आएंगे। अब आपकी जो स्पीसीज की आपको मिल गई तो अच्छा, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, ये वाली कॉन्सेप्ट यहाँ चलती है। टू द राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। अभी हमने बताया कि किसके पास एबिलिटी है रिकॉग्नाइज, पहचानने की, पिस्टिल के पास, वेदर इट इज कंपैटिबल या इनकम्पैटिबल, वो उनके लायक है या नहीं है, ठीक है। लोग लड़के लड़कियां रिश्ता देखने जाते हैं, बेसिकली अगर पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो रिजेक्ट। वही हाल कुछ यहाँ पे होता है कि जब पॉलन ग्रेन आती है तो बेसिकली वो आती नहीं, आता है, ठीक। बेसिकली वो पहचानते हैं कि नहीं वो हमारे लिए योग्य है या नहीं है, इनकैपेटिव। अगर वो बेसिकली क्या होगा, इनकम्पैटिबल होगा तो वो उसको पहले ही आगे की कोई भी प्रोसेस पहले ही अपने ऊपर सील लगा देंगे, नहीं हमको या तुम्हारे पॉलन ट्यूब हमारे में इंटर नहीं कर सकता, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। इफ द राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा अलाउ द पॉलन ग्रेन टू जर्मिनेट, अगर सही होगा, सही पॉलन ग्रेन मिलेगा तभी जर्मिनेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है। इफ इट इज रॉन्ग टाइप तो स्टिग्मा क्या करेगा, पहले ही रिजेक्ट, नहीं भैया तुम हमारे लायक के नहीं हो, तुम जाओ, ठीक। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन बाय कंटिन्यूअस डायलॉग मेडिएटेड बाय केमिकल्स लाइक बोरॉन, इनोसिटॉल, सुक्रोज लेवल, ये सारे जो केमिकल है, इन केमिकल से पता चलता है कि वो उनके लायक या कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल है। वो केमिकल्स क्या हैं, बोरॉन, इनोसिटॉल और सुक्रोज, ठीक है। इनका अमाउंट वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब टू द जर्मिनेशन। अब ठीक है, अगर पॉलिनेशन स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, पॉलन से क्या रिलीज होगा, पॉलन ट्यूब, जिसमें अंदर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे, वो बेसिकली जर्मिनेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इतनी कहानी समझ आई। पहले तो पहचानेगा कि वो हमारी स्पीसीज का है या नहीं है, दूसरा क्या करेगा, दूसरा वो अगर उसकी स्पीसीज का हुआ तब तो ठीक है भैया तुम जर्मिनेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, अगर इसकी स्पीसीज का नहीं हुआ तो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, फिर वहीं से वहीं काम खत्म। अब जब जर्मिनेशन होगा तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन से क्या होगा, पॉलन ट्यूब एक अराइज होगी जो कहाँ तक जाएगी, ओव्यूल में, और फिर फर्दर जर्मिनेशन या फर्टिलाइजेशन की चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी, ठीक। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियली नाम में ही आ रहा है, यानी ये नेचुरल नहीं हो रहा है, ये हमारे थ्रू किया जा रहा है। इनमें दो चीज़ें याद रखनी है, इमैस्कुलेशन और
बैगिंग। ये इमैस्कुलेशन और बैगिंग का कॉन्सेप्ट, बैगिंग का मतलब बैग में पैक करना, बस सिंपल लैंग्वेज में समझना है। इमैस्कुलेशन मतलब एंथर को कट करना। अब होता क्या है, बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको किस चीज़ के लिए ये बनाया गया है कि हमारे लायक का पॉलन ग्रेन उसके पास है, कोई भी पॉलन ग्रेन आके उसको बर्बाद ना करे, ठीक है। वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मेजर रोल प्ले करता है कौन सा चीज़, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ओनली डिजायर पॉलन ग्रेन यूज्ड फॉर पॉलिनेशन, सिर्फ और सिर्फ जो पॉलन ग्रेन की ज़रूरत होगी, जो हमको देखने में केमिकली सब कुछ के हिसाब से फिट होगा, सिर्फ और सिर्फ हम उससे ही पॉलिनेशन कराएंगे, अदर किसी पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन नहीं होगा। लेकिन हम करा रहे हैं, ये सेल्फ नहीं हो रहा है, इसलिए बोला गया है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा को रोकते हैं कंटामिनेशन, कंटामिनेशन यानी धूल मिट्टी से नहीं, अनवांटेड पॉलन ग्रेन से। अब उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो रिमूवल ऑफ एंथर करते हैं फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डायहिसिस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या है, एंथर जब बर्ड फ्लावर बर्ड रीजन में ही होता है तभी उसके एंथर को कट करके निकाल दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेटेड फ्लावर कवर्ड बाय अ बैग जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन, ठीक है। अब क्या करेंगे, उस फ्लावर को जिसमें से हमने कट किया एंथर को, उसको एक बैग में, जो बेसिकली बना किसका होता है, बटर पेपर का, ठीक है, उसमें कवर करके रखते हैं ताकि उस स्टिग्मा पे कोई बाहर का पॉलन ग्रेन आके उससे फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट ना करे, ठीक है, इसलिए उसको बैग में बंद करके रखते हैं। अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैगिंग। इमैस्कुलेशन कटिंग ऑफ एंथर, दूसरा है बैगिंग, स्टिग्मा को बैग में कवर करके रखना। इफ बोथ फीमेल फ्लावर इज, ठीक है, अगर फीमेल फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है, एक ही सेक्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, नीड ऑफ इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन अब बेसिकली वो यूनिसेक्सुअल है तो आपको ज़रूरत है क्या इमैस्कुलेशन यानी एंथर को रिमूव करने की, नहीं, क्योंकि वो बेसिकली अब उसके पास एक या तो एंथर होगा या तो स्टिग्मा होगा, यूनिसेक्सुअल का तो यही मतलब है। अब क्या उसमें इमैस्कुलेशन की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि जब दोनों होते इमैस्कुलेशन क्यों किया जा रहा है, ताकि उसमें से जो डिज़ायर एंथर है वो ही आ पाए, ठीक है। अगर सारे के सारे अनडिजायर्ड है वो सारे के सारे कट करके हटा दिए जाते हैं, इसलिए इमैस्कुलेशन अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। नाम में ही आ रहा है डबल, डबल यानी 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होगा। एक बार फर्टिलाइजेशन होगा तो किससे फर्टिलाइजेशन होगा और दूसरी बार होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो पहली बार आपने देखा था वहाँ पे बन रहा था जब हमने 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड वाला स्ट्रक्चर बताया था, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, तो वहाँ पे 3 माइक्रोपोलर पे जिसको हम बोल रहे थे एग एपरेटस, 3 चलाजल रीजन पे जिसे हम बोल रहे थे एंटीपोडल सेल, वहाँ पे माइक्रोपाइलर यानी एग एपरेटस में प्रेजेंट था एग सेल। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे 2 मेल गैमेट आते हैं, एक मेल गैमेट फ्यूज करता है किसको, एग सेल को, जहाँ से एम्ब्रियो या ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा क्या करता है, सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियाई था उसको फ्यूज करता है। अब इसका कॉन्सेप्ट एग का तो समझ में आया, ज़ाइगोट एम्ब्रियो बन रहा है वहाँ पे समझ में आया, ये बीच वाला क्या खेल क्या है, तो यहाँ पे जो ज़ाइगोट बन रहा है उनको खाना तो चाहिए ना, वो बेसिकली भूखे तो मरेंगे नहीं, तो वो जो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है यहाँ पे क्या होगा, वो बनता है एंडोस्पर्म के फॉर्म में, और वो एंडोस्पर्म उस जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब थोड़ा सोच के बताओ, पहले किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा या एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब आपके घर में ढेर सारे गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, आपको पहले से इन्फॉर्मेशन है, ये नहीं कि अचानक से बिल्कुल आ गए, तो आपको अगर पहले से इन्फॉर्मेशन है तो आप उनके आने के बाद तो खाने का अरेंजमेंट करते नहीं हो, आने से पहले ही खाने का अरेंजमेंट करते हो। तो वही हाल कुछ इनके साथ है,
कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले हो जाता है जाइगोट के बनने से। जानते हैं आफ्टर द एंटरिंग ऑफ अब पोलन ट्यूब कहाँ एंटर किया? सिनर्जिड में। कौन गाइड कर रहा था सिनर्जिड में? फिलीफॉर्म एपरेटस। द पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट रिलीज किया इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी कब होगा? जब 1 मेल गैमेट फ्यूज विथ एग सेल, एग सेल प्लस मेल गैमेट बनाएगा क्या? जाइगोट। इसी को हम क्या कहते हैं? सिनगैमी। ठीक है। अब 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल इनसाइड, ठीक है, फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या कह रहा है? जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई, आप इस डायग्राम को देखो, ठीक है, एक यहाँ पे क्या था? एग सेल था, इसने इसको फ्यूज किया, और बीच में क्या था? पोलर न्यूक्लियाई, और ये हमारा क्या था? मेल गैमेट। अब अगर यहाँ पे न्यूक्लियस के काउंट कितने हो गए? 3। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्या? ट्रिपल फ्यूजन। 3 चीजें फ्यूज करी, इसलिए इसी का नाम होता है ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ पे बनता क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ट्रिपल फ्यूजन, द सेकेंडरी मेल गैमेट या सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या हुआ कि एक मेल गैमेट ने फ्यूज किसको किया? एग सेल को। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज किसको करेगा? पोलर न्यूक्लियाई को। वहां पे फॉर्मेशन किसका होगा? एंडोस्पर्म का। और एग सेल में जब फ्यूज करेगा तो फॉर्मेशन किसका होगा? जाइगोट का। अब सिनगैमी किसको कहेंगे? जब एग सेल और मेल गैमेट फ्यूज होंगे। ट्रिपल फ्यूजन किसे कहेंगे? जब पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट फ्यूज होंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे 3 न्यूक्लियस आते हैं, इसलिए 3 चीजें फ्यूज होती है, इसलिए उसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक। Since 2 type of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in the embryo sac, this phenomena is termed as double fertilization. इसीलिए इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि सिनगैमी एक जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है और दूसरे फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? ट्रिपल फ्यूजन। The central cell after triple fusion become primary endosperm cell and develop into endosperm. The zygote develop into the embryo. जाइगोट तो एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, अब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बने थे ट्रिपल फ्यूजन के टाइम, वो क्या बनाएंगे? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, ये तो चीजें थी डबल फर्टिलाइजेशन में, हमने फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब जो चीजें हो रही है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट के बारे में। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलप, मैचुरेशन एंड ओव्यूल इनटू द सीड एंड ओवरी इनटू द फ्रूट। ये याद रखना है, जो ओव्यूल है वो लेटर क्या बनेगा? सीड में, और जो ओवरी है वो बाद में क्या बनेगा? फ्रूट। कलेक्टिवली टर्म्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसी को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टेक्स प्लेस बिफोर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बताया है हमने, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले ही हो जाता है ताकि उसको नरिशमेंट मिल सके एम्ब्रियो को। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। अब ये क्या होगा? वहां पे कितने आ गए? 3 आ गए, 2 तो पहले से ही थे, पोलर न्यूक्लियर और एक मेल गैमेट आया, तो 3 हो गए। यहाँ पे प्लॉइडी लेवल क्या है? 3n, इसलिए क्या है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। सेल्स आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज फॉर न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग इन। ठीक है, वो उस एंडोस्पर्म में क्या है? न्यूट्रिशन ही तो है। वो किस में हेल्प करेगा? उस एम्ब्रियो को डेवलप होने में हेल्प करेगा। PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन एंड गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये क्या करेगा? बार बार डिवीजन करेगा, न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, और क्या बनाएगा? फ्री न्यूक्लियाई, जिसको बोला जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब क्या होगा? सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, ताकि जैसे ही सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ इसका नाम अब चेंज हो जाएगा। फ्री न्यूक्लियर से क्या हो जाएगा?
सेल्यूलर, क्योंकि सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया है तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म। द कोकोनट वाटर, हम जो कोकोनट वाटर पीते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, कोकोनट वाटर हम जो पीते हैं वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो वाइट कर्नल हम खा रहे हैं वो क्या है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। एक ही चीज़ में दोनों के एग्जाम्पल हैं। वाटर क्या है, फ्री न्यूक्लियर, और जो वाइट हम खा रहे हैं कर्नल वाला पार्ट वो क्या है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में भी कंज्यूम। अब क्या होता है, एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के टाइम कभी कभी एंडोस्पर्म प्रॉपरली कंज्यूम हो जाते हैं और कभी कभी बच जाते हैं। वो चीज़ें हम सीड वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। अगर बच गई तब क्या कहेंगे, कंज्यूम हो गई तब क्या कहेंगे, ठीक है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कुछ स्टेजेस में होता है, ठीक है। हमारी भी बॉडी में, इनफैक्ट ह्यूमन की भी बॉडी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन डायरेक्ट तो होता नहीं, स्टेजेस के ही थ्रू होता है। इसी तरह प्लांट में भी होता है। जाइगोट फॉर्म्ड एट प्लेस्ड अंडर माइक्रोपोलर एंड, कहाँ पे प्रेजेंट होगा जाइगोट, एक्सेल जहाँ प्रेजेंट थी वहीं, और एक्सेल कहाँ पे प्रेजेंट थी, माइक्रोपाइलर एंड के पास ऑफ द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। जाइगोट स्टार्ट इट्स डेवलपमेंट आफ्टर सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। जाइगोट जैसे ही उसको कुछ खाना मिला, एंडोस्पर्म का कुछ अमाउंट मिला, जाइगोट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये डेवलपमेंट कितने स्टेजेस में कंप्लीट होगा, 4। पहला स्टेज क्या है, प्री एम्ब्रियो, दूसरा है ग्लोब्यूलर, तीसरा है हार्ट शेप, और चौथा है मैच्योर्ड। मैच्योर्ड वैसे भी सबसे लास्ट में बनता है, प्री सबसे पहले, और उसके बाद जी और एच। याद रखना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करोगे तो भूल जाओगे, एच के बाद जी आता है, यहाँ जी एच आई जे के, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले प्री वाला, फिर जी, फिर एच, फिर मैच्योर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चीज़ें, अगर ये दोनों चीज़ याद है, पहला वाला पी और लास्ट वाला मैच्योर, ठीक, बीच की चीज़ें जी एच वाली अपने आप ही याद हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। जाइगोट क्या लेगा, पहले प्री जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। अब क्या होगा, ग्लोब्यूलर, उसके बाद हार्ट शेप, और लास्ट में क्या होगा, मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। डाइकॉट एम्ब्रियो, अ टिपिकल डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन। डाइकॉट का मतलब कोटिलिडन का काउंट कितना होगा, 2, ठीक है। उनके अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और 2 कोटिलिडन्स होंगे। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कोटिलिडन, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कोटिलिडन होगा उसको हम कहते हैं क्या, ईपी। ईपी का मतलब अपर साइड, और कोटाइल कोटिलिडन के ऊपर, ठीक है। टर्मिनल पार्ट ऑफ द इपिकोटाइल इज प्लीम्यूल। टर्मिनल पार्ट यानी एंडिंग पार्ट जो होगा, लास्ट पार्ट होगा जो इपिकोटाइल का, उसी को हम कहते हैं प्लीम्यूल। अब ये ही क्या बनाएगा, शूट, ठीक है। प्लांट का शूट वाला पार्ट कौन बनाता है, प्लीम्यूल। एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो कोटिलिडन, अगर कोटिलिडन से नीचे है उसे हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब ही होता है नीचे, ईपी का मतलब अपर, हाइपो का मतलब नीचे। द टर्मिनल पार्ट ऑफ हाइपोकोटाइल इज रेडिकल, जो कि बनाएगा क्या, रूट का टिप, ठीक। ऊपर का पार्ट इपिकोटाइल, इपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट प्लीम्यूल, वो क्या बनाएगा, शूट। और नीचे वाला पार्ट कोटिलिडन का वो क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल। उनका टर्मिनल क्या कहलाएगा, बेसिकली रेडिकल। और रेडिकल किसका फॉर्मेशन करेगा, रूट टिप का। द रूट टिप इज कवर्ड बाय रूट कैप। अब बेसिकली रूट कैप का फंक्शन आपने 11th में पढ़ा भी होगा, क्या होगा कि ये रूट टिप है वो बाद में क्या बनेंगे, रूट कैप। क्यों, क्योंकि रूट को सॉइल के अंदर जाना होता है, वहाँ पे उनको कंकड़, पत्थर, मिट्टी सब चीज़ मिलते हैं, तो वो डैमेज ना हो इसलिए उनके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, ठीक है। मोनोकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों के ही सेंस में नाम का थोड़ा इधर उधर हुआ है, नाम थोड़े मोड़े चेंज है। यहाँ पे हम कोटिलिडन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, स्क्यूटुलम, ठीक है। अब
पॉजेज ओनली वन कॉटिलिडन, इसीलिए तो मोनोकॉट बोला, क्योंकि केवल कितने कॉटिलिडन होंगे, एक। अब इन ग्रास फैमिली जो कॉटिलिडन होगा उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटिलम। उनकी फैमिली, ग्रास वाली फैमिली में जितने भी कॉटिलिडन्स होंगे उनका नाम क्या है, स्क्यूटिलम। अब ये क्या करेगा, सिचुएटेड अबव वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में ये सिचुएट होता है, रहता है। रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज्ड बाय द शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा। इंपॉर्टेंट है, कोलियोराइजा क्या है, रेडिकल और रूट कैप। आप ये डायग्राम देखो, यहाँ पे ये रेडिकल है, ये रूट कैप है, इनके ऊपर एक लेयर चढ़ी है, इस लेयर का ही नाम क्या है, कोलियोराइजा। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट, ऊपर के लेवल में, ठीक है, ऊपर का लेवल यहाँ पे भी क्या कहलाएगा, इपिकोटाइल। और नीचे इपिकोटाइल का जो शूट एपेक्स कौन बनाएगा, प्लिम्यूल। ये डाइकॉट से बिल्कुल मैच करता दिख रहा है, ठीक है, बस यहाँ पे कॉटिलिडन की जगह क्या है, स्क्यूटिलम। इनक्लोज बाय हॉलो फॉलर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोटाइल। अब ये कोलियोटाइल क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है, हॉलो, हॉलो मतलब अंदर से खोखला स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देख पाओ, ठीक है। शूट एपेक्स में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, बेसिकली यही क्या है, हमारा कोलियोटाइल है। बहुत ज़्यादा आपको फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है, सीट के बारे में जानेंगे। सीट पे क्या प्रेजेंट है, सीट कोट होना चाहिए, कॉटिलिडन होना चाहिए और एम्ब्रियोनल एक्सिस होना चाहिए। एक लाइन यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट है, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, सीड। ये इंपॉर्टेंट लाइन आगे चल के आपको समझ में आएगा कि हम इसको इंपॉर्टेंट बोल क्यों रहे हैं, ठीक। सीड किससे बना होता है, सीड कोट से, कॉटिलिडन से और एम्ब्रियोनल एक्सिस से। कॉटिलिडन स्टोर क्या करता है, फूड मटेरियल को, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ एंड जर्मिनेशन। बेसिकली कॉटिलिडन स्टोर क्या करता है, फूड मटेरियल को, ताकि जब जर्मिनेशन के टाइम डेवलपमेंट हो तो उसमें वो फूड मटेरियल को सप्लाई कर सके। मैच्योर सीड विदाउट एंडोस्पर्म, यानी ऐसी सीड जिनमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो ने पूरा का पूरा खा लिया, अब उनके अंदर एंडोस्पर्म बचा नहीं, उसको हम कहेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल है इसका ग्राउंडनट, ठीक है, ग्राउंडनट है। और पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म अगर बच गया, ठीक है, बच गया उसमें, तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्ब्यूमिनस। एग्जाम्पल है व्हीट, राइस, मेज, बार्ली एटसेट्रा। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, एक एल्ब्यूमिनस के हैं, एक नॉन एल्ब्यूमिनस के। तो नॉन एल्ब्यूमिनस यानी जिनके अंदर एंडोस्पर्म खत्म हो गया, जिनके अंदर एंडोस्पर्म बच रहा है उनको हम कहेंगे एल्ब्यूमिनस। एग्जाम्पल मस्ट है, एग्जाम्पल लर्न होना चाहिए। रिमिनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस इन द मैच्योर सीड इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। अगर न्यूक्लियस का काउंट बच रहा है, ठीक है, वो सारे के सारे कंज्यूम नहीं हुआ, तो वो क्या बन जाता है, पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल इसका ब्लैक पेपर और बीट, दो ही एग्जाम्पल है, एक ब्लैक पेपर और एक बीट। फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। अगर फ्रूट ओवरी से डेवलप हो रहा है तो हम उसको ट्रू फ्रूट कहेंगे। ओवरी के अलावा किसी अदर पार्ट से एसोसिएट करके अगर डेवलप कर रहा है तो हम उसे ट्रू फ्रूट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एप्पल का लेते हैं, एप्पल जो हम खाते हैं वो ट्रू फ्रूट नहीं है। अब हम कहते तो हैं एप्पल एक फ्रूट है, लेकिन साइंस की भाषा में वो ट्रू फ्रूट नहीं है। ट्रू फ्रूट क्यों नहीं है, क्योंकि उसके हम जो पार्ट खा रहे हैं वो ओवरी नहीं खा रहे हैं, वो हम थैलमस खा रहे हैं, ठीक है। इन एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, चैशू, ये तीन एग्जाम्पल हैं। द थैलमस कंट्रीब्यूट्स द फ्रूट फॉर्मेशन इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में और चैशू यानी काजू में, इन तीनों में ही क्या है, ओवरी की जगह खा कौन सा पार्ट रहे हैं हम, इनका थैलेमस, इसलिए ये कैसे हैं, फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है तो हम उसे कहते हैं पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और एपोमिक्सिस का मतलब डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। आप ये एग्जाम्पल देखो, ये बेसिकली डायग्राम हमारे एनसीईआरटी का ही है। यहाँ पे हम कौन सा पार्ट खा रहे हैं, थैलेमस, और सीड कहाँ प्रेजेंट है,
सीड से तो वैसे भी हमको मतलब नहीं, लेकिन हम खा क्या रहे हैं, थैलमस, इसलिए बेसिकली क्या है ये फॉल्स फ्रूट कहलाता है। एपोमिक्सिस, ठीक है, एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस में क्या होता है, ये कॉमन होता है किसमें, एस्टरेशी और ग्रासेस वाली फैमिली में। होता क्या है यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो तो जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट ही क्या है, सीड का बनना। लेकिन यहाँ पे तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सीड तो बना दिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है, इसी प्रोसेस को कहते हैं एपोमिक्सिस। सीड्स आर प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब एपोमिक्सिस क्या है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन वो मिमिक क्या करता है, नकल उतारता है, किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसीलिए कहा वो लाइन इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सीड का फॉर्मेशन होना किसका पार्ट था, किसका रिजल्ट था, सेक्सुअल वाले का। लेकिन यहाँ पे ये शो करता है एसेक्सुअल, लेकिन फॉर्म तब भी कर देता है सीड। तो जिस मैनर में होना चाहिए वो मैनर ये फॉलो ही नहीं किया, ठीक है। इसलिए क्या किया इसने, एसेक्सुअल तो किया लेकिन नकल उतार लिया किसकी, सेक्सुअल वाले की। डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म विदाउट मियोसिस एंड डेवलप्ड इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो एग सेल बना था उसने बिना मियोसिस किए ही क्या बना दिया, सीड, बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। इन सिट्रस एंड मैंगो द न्यूक्लियर सेल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जो सिट्रस और मैंगो होते हैं उसमें जो न्यूक्लियर सेल होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते करते क्या बनाते हैं, एक प्रोट्रूड स्ट्रक्चर, बाहर की तरफ थोड़ा प्रोट्रूड होता है वो स्ट्रक्चर, और बाद में वो क्या बन जाता है, एम्ब्रियो सैक, और वही चीज़ बाद में किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में, ठीक है। ओव्यूल हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब, पॉली का मतलब कई सारे, किसी ओव्यूल में अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो है तो उस केस को हम कहते हैं क्या, पॉली एम्ब्रियोनी। हाइब्रिड प्लांट आर डेवलप्ड बाय एपोमिक्सिस टू मेंटेन द जेनेटिक आइडेंटिटी। जितने भी हाइब्रिड प्लांट बन रहे हैं, आप आज भी देखो बहुत सारे प्लांट में क्या है, सीड नहीं मिल रही है। वाटरमेलन का केस ही ले लो, पहले जितने सीड आते थे वाटरमेलन में, अब है उतने नहीं है। तो बेसिकली जो हाइब्रिड प्लांट बन रहे हैं वो मेंटेन कर रहे हैं किसमें, जेनेटिक आइडेंटिटी को, ठीक है। वो बेसिकली क्वालिटी को अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा एक पहला चैप्टर जो है, जो कि हमारा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो ख़त्म होता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने चीज़ें डाउट अगर आ रहा है तो कमेंट करो, नहीं तो एक बार लेक्चर वापस से रिपीट करके देख लो। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। और कामली पढ़ना है, टेंशन लेके नहीं कि चीज़ें जो पहले की भी पढ़े हैं वो भी भूल जाएं। ऐसे नहीं पढ़ाई करनी है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना मस्ट है। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की। तब तक के लिए थैंक यू।